हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है मुझे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने आपसे सुबह बात की थी कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है जनानकीय संक्रमण सिद्धांत। जनानकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है ये, इसके बारे में पढ़े हम। देखिए, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि यहाँ पर जनानकीय, अगर जनानकीय की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जनसंख्या का अगर हम अध्ययन करेंगे तो किन रूपों में कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पर देखेंगे कि जनसंख्या कैसी है, शिक्षित है, ग्रामीण है, किस प्रकार के कार्य कर रही है, वहाँ पर स्त्री है, पुरुष है, इनको हम देखते हैं। और संक्रमण का मतलब होता है कि समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। हाँ, तो इस चीज़ का अध्ययन किया। तो इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। शुरुआत से बात करें, पहले सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत दिया सन 1929 के अंदर। सन 1929 के अंदर एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है W.S. थॉमसन। W.S. थॉमसन, उन्होंने जनानकीय संक्रमण सिद्धांत दिया। ठीक है, सिद्धांत क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में 1929 में, आप जानते हैं कोई भी सिद्धांत हो उसमें कुछ कमियां होती हैं और फिर उस कमियों में सुधार होता है। हाँ, तो वैसे ही 1945 के अंदर, 1945 में डब्ल्यू नोटेस्टिन ने इस सिद्धांत में संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया। ठीक है, सिद्धांत क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि जनानकीय यानी किसी भी जनसंख्या के अंदर संक्रमण यानी समय के साथ क्या क्या परिवर्तन हो रहा है किसी क्षेत्र विशेष में, वो उससे रिलेटेड सिद्धांत है। अभी क्या है आप धैर्य रखें, मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। और इसमें संशोधन किसने किया? नोटेस्टिन ने संशोधन किया। और वैसे अगर बात करें, अगर एक तरीके से देखें तो नोटेस्टिन को ही जनानकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने पूर्णतः इन्होंने संशोधन किया। तो नोटेस्टिन को जनानकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक कहते हैं। अब ये सिद्धांत इन्होंने कहां पर दिया? इन्होंने जो सिद्धांत दिया, देखो बेसिकली इन्होंने सिद्धांत के लिए क्या कहा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में आप वहां की जो जन्म दर होती है और जो मृत्यु दर होती है उसमें जो परिवर्तन होता है, उससे जनसंख्या, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन किया। और उन्होंने यहां पर जो अध्ययन किया वो किया यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, जो यूरोप है और आपके जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा वहां पर जो आपके यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन क्षेत्रों का वहां पर उन्होंने जन्म दर और मृत्यु दर का आकलन किया और ये सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या कहता है ये आप समझिए। सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक समाज है, देखिए अगर कोई समाज की बात करें तो समाज, अगर हम आरंभिक काल के अंदर बात करें तो समाज कैसा होगा। आप जानते हैं समाज कैसा होगा जब प्रारंभिक काल में वो अशिक्षित होगा, ग्रामीण होगा, प्रकृति के पास में होगा। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि जो अपनी विचारधारा आती है, नियतिवाद आती है, तो नियतिवाद की शुरुआत प्रकृति से ही है। तो जो अपना समाज होगा, अगर जो प्रारंभिक समाज की बात करते हैं, वो प्रारंभिक समाज कैसे होगा? अशिक्षित था। किसी भी समाज की शुरुआत जो होती है या फिर एक देश की शुरुआत होती है, अशिक्षित था। वहां की जनसंख्या कैसी थी? ग्रामीण थी। वहां का व्यवसाय यानी लोग कैसे थे? कृषक थे। वहां की जो जन्म दर कैसी थी? वो उच्च थी। वहां की जो मृत्यु दर क्या थी? वो भी उच्च थी। वहां की जीवन प्रत्याशा क्या थी? वो भी निम्न थी। यानी कोई भी समाज होगा तो उसकी शुरुआत ऐसे होगी। यहां पर जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि किसी भी जो आयु वर्ग विशेष है, स्त्री पुरुष है, वो कितनी उम्र तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और यहां पर जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में आप समझ चुके हैं। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी? जनानकीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर जनसंख्या कुछ समय पश्चात, यानी काफी समय पश्चात में, एक समय के संक्रमण के पश्चात में, अगर अशिक्षित से क्या हो जाती है? अशिक्षित से क्या हो जाती है? शिक्षित हो जाती है। ग्रामीण से क्या हो जाती है? नगरीय हो जाती है। कृषक से क्या हो जाती है? औद्योगिक हो जाती है। जन्म दर उच्च से क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है। मृत्यु दर जो उच्च है वो भी निम्न हो जाए, और जीवन प्रत्याशा जो निम्न है वो जीवन प्रत्याशा उच्च हो जाए, तो उसे हम जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था या जनानकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यानी इस समाज ने
प्रारंभिक काल से ये परिवर्तन करते करते वो वर्तमान काल में इस अवस्था में पहुंच चुका है। तो ये जो हमने अध्ययन किया इसको जनान के संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। परिभाषा आप अपने शब्दों में लिखिए कि यदि कोई समाज अशिक्षित से शिक्षित, ग्रामीण से नगरीय, कृषक से औद्योगिक हो जाता है, जनसंख्या की विशेषताओं में यह परिवर्तन होता है, तो उसे जनान के संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यह परिवर्तन जनान के संक्रमण कहलाता है। यहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर निम्न हो जाती है और उच्च निम्न जीवन प्रत्याशा उच्च हो जाती है, तो इसे हम जनान की संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दिया किसने? थॉमसन ने और नोटेस्टिन ने। यहां पर अगर हम जन्म दर उच्च की और मृत्यु दर की बात करें तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब समाज प्रारंभिक होगा तो शिक्षा की कमी होगी। वहां पर उनको पता होगा कि अगर परिवार बड़ा होगा तो वो एक अच्छा काम कर पाएंगे, तो जन्म दर उच्च होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होगी तो मृत्यु दर भी उच्च होगी। और धीरे धीरे जब यहां पर आएगा तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी तो जन्म दर, जागरूकता होगी तो जन्म दर भी कमी आएगी और मृत्यु दर में भी कमी आएगी। तो ये एक परिवर्तन होता है। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सिद्धांत के अंदर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि थॉमसन नोटेस्टिन ने यहां पर जनान के संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सामान्य परिभाषा है, परिभाषा आपको रटनी नहीं है, अपने शब्दों में इसको उत्तर देना है कहीं पर भी कि किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जब समाज में इस प्रकार परिवर्तन होता है समय के साथ कि अशिक्षित जनसंख्या शिक्षित में, ग्रामीण नगरीय में, कृषक औद्योगिक में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे जनान के संक्रमण की अवस्था कहते हैं। शब्दों को रटे न कर आप उसे क्या करें, अपने भावों के अंदर परिवर्तित करेंगे तो आपका उत्तर अच्छा बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर नोटेस्टिन ने, यहां पर जो नोटेस्टिन है इन्होंने क्या करा है, नोटेस्टिन ने जनान के संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था बताई है। अगर हम इसको बात करें नोटेस्टिन और थॉमसन ने, थॉमसन यहां से लेते हैं हम, थॉमसन और प्लस नोटेस्टिन ने जनान के संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था बताई है। संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्था बताई है? 3 अवस्था बताई है। लेकिन बाद में एक महोदय आते हैं, ब्लेकर महोदय, ब्लेकर महोदय ने इस जनान के संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्था बताई है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में 3 अवस्था बता रखे हैं। मैं 3 अवस्था की ज्यादा बात करूंगा, 5 के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन 3 अवस्था बताइए। कितनी अवस्था बताइए? 3 अवस्था। और किस आधार पर बताइए? इसमें ज्यादा जो आधार है वो जन्म दर और मृत्यु दर पर है। जो आधार है वो जन्म दर और मृत्यु दर। क्या कहता है सिद्धांत, समझिए आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं हम कि एक आरेख लेते हैं हम। इस आरेख में समझिए कि जो आपका ये जैसे O है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। यहां पर जो चल रहा है वो समय है, यानी आगे चलेंगे तो समय में परिवर्तन होगा। यहां पर आपके अशोधित जन्म दर प्लस अशोधित मृत्यु दर, यहां पर ये बढ़ेगी। यहां जैसे 15 है और यहां पर 35 है। यहां पर आपके देश हैं, विश्व के देश हैं। तो क्या है, देखिए समय बढ़ रहा है, तो समय बढ़ रहा है तो जो पहले समय की शुरुआत है, यानी आप बात करेंगे जब मनुष्य विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, मनुष्य जीवन प्रकृति के साथ था, शुरुआत थी, तो अगर हम ये वाली बात करें तो इसको बांटते हैं प्रथम अवस्था। इसको हम बोलते हैं प्रथम अवस्था। देखो रटना नहीं, आप समझिए, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि मनुष्य प्रकृति के पास में है, न उसके पास में शिक्षा है, न उसके पास में स्वास्थ्य है। अगर कोई बीमारी आती है तो काफी लोगों को हताहत करती है, मृत्यु होती है, अकाल भी आता है, युद्ध भी होता है। तो यानी प्रकृति के पूर्णतः अधीन है मनुष्य। तो यानी ये जो प्रथम अवस्था है, इस प्रथम अवस्था को क्या कहा गया है? पूर्व आधुनिक अवस्था। अगर इसको प्रथम अवस्था का नाम लें, और समय की शुरुआत है ना, और अशोधित जन्म दर मृत्यु दर में देखिए, इसको हम अगर नाम लें, इसको पूर्व आधुनिक अवस्था कह सकते हैं, पूर्व आधुनिक अवस्था कह सकते हैं। इसे हम स्थाई यानी उच्च स्थाई अवस्था, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर भी क्या है? उच्च स्थाई अवस्था है, उच्च स्थाई अवस्था इसका नाम है। अब यहां पर होता क्या है, देखिए आप, यहां पर मैं अगर नाम लूं, ये आपकी जन्म दर चल रही है सीधी लाइन से, और अगर मैं इसको यहां पर नाम लूं, ये आपकी मृत्यु दर है। अगर मैं जो एक जिगजैग सी लाइन खींच रहा हूं, ये मृत्यु दर है, दोनों साथ साथ चल रही है। ये आपकी जन्म दर है और ये आपकी मृत्यु दर है। ये जन्म दर है और ये आपकी मृत्यु दर है।
ठीक है। तो ये समय क्या कहता है कि यहां पर आपको जो प्रथम अवस्था है, पूर्व आधुनिक अवस्था कह सकते हैं हम इसे उच्च स्थायी अवस्था कह सकते हैं। यहां पर यह बताया कि जो आपकी जो जन्म दर है वो क्या है, उच्च है। जन्म दर क्या है आपकी, उच्च है। और मृत्यु दर भी क्या है आपकी, उच्च है। मृत्यु दर भी क्या है आपकी, उच्च है। उच्च क्यों है ये बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि न तो इस वक्त शिक्षा है, न इस वक्त स्वास्थ्य सुविधा है, तो जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है। और जन्म दर और मृत्यु दर अगर उच्च है तो यहां पर जो जनसंख्या क्या होगी वो क्या होगी, स्थायी होगी, ज्यादा तेजी गति से ये बढ़ेगी नहीं। तो यहां पर जो जनसंख्या होगी वो कैसी होगी, स्थायी, यानी स्थिर होगी। एक तरीके से स्थिर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है। और क्या क्या फैक्टर काम करेंगे, देखिए आप, यहां पर जो समाज होगा वो कैसा होगा, ग्रामीण होगा। समाज कैसा होगा, अशिक्षित होगा। कैसा होगा, ये प्राथमिक कार्यों में संलग्न होगा, कृषि में, पशुपालन में संलग्न होगा। ठीक है। तकनीक कैसे होगी, तकनीक भी कैसे होगी, बिल्कुल कम होगी, कोई तकनीक का कम, वैज्ञानिक तकनीक भी कम होगी। यहां पर तकनीक के साथ में क्या होगा, ग्रामीण जनसंख्या आ गई, तकनीक, स्वास्थ्य सुविधा कैसी होगी, स्वास्थ्य सुविधा भी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है। तो ये इसके क्या है, विशेषता है। ठीक है। यहां पर शुरुआत की बात कर रहे हैं, स्थिर जनसंख्या वृद्धि क्यों है, क्योंकि जन्म दर उच्च है, जन्म दर बढ़ रही है, लेकिन साथ में मृत्यु भी उतनी हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही, एक तरीके से स्थिर है यहां पर। और ऐसा कहा जाता है कि 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में आते थे, इसी अवस्था में आते हैं। ठीक है, यह आप समझ रहे होंगे। यहां पर कौन से देश शामिल किए गए हैं, यहां पर देशों की बात करें तो आपके जो विषुवत रेखीय देश हैं, आपके जो भूमध्य रेखीय देश हैं, जो अमेजन के जंगलों में है, कांगो के जंगलों में है, वो यहां पर है। और एक आपकी किताब में उसमें लिखा है कि बांग्लादेश यहां पर है, यानी इस अवस्था के बिल्कुल अंतिम अवस्था में, अंतिम चरण में है बांग्लादेश। ठीक है, ये प्रथम अवस्था है। अब क्या होता है, अब आप मुझे बताइए, अगर कोई समाज है, वो समाज अगर जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, लोग मर भी रहे हैं, और अगर इसके पास में अगर विकास की अगर एक अवस्था प्राप्त होती है, विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, अगर आपके परिवार में विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, तो मुझे बताइए जो पैसा होता है वो पहले कहाँ खर्च करेंगे। अगर आपके उसमें खाने का भी अगर साधन नहीं है तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे आप, शिक्षा पर करेंगे, स्वास्थ्य पर करेंगे। पहले आप स्वास्थ्य पे करेंगे, पहले आप भोजन पे करेंगे, अपनी खाद्यान्न पे करेंगे। तो जब खाद्यान्न पे करेंगे तो यहां पर क्या होगा, तो अभी आपका कोई शिक्षा नहीं है। अब दूसरी अवस्था देखिए आप, ये मान लीजिए दूसरी अवस्था है, ये सेकंड अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, सेकंड अवस्था। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ये सेकंड अवस्था है। अब बिल्कुल रटे ना, समय के साथ चलें, सेकंड अवस्था है। अब सेकंड अवस्था में क्या हो रहा है कि आप समझिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इस जन्म दर को लूं, यहां से जन्म दर क्या हो रही है, अब यहां पर अभी भी ज्यादा है, जन्म दर अभी भी क्या है, ज्यादा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो गिर रही है। मृत्यु दर क्या हो रही है, वो गिर रही है, मृत्यु दर गिर रही है। जन्म दर तो ज्यादा है, अधिक है, लेकिन कम हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। ये कैसे, यहां पर इसको इससे समझे कि शुरुआत जब होती है, मैंने बताया आपको, शुरुआत होती है तो कोई भी समाज है वो अपनी सुख सुविधा के लिए जो पैसा खर्च करेगा वो शिक्षा पर नहीं करेगा, क्योंकि जन्म दर कम होगी जब वो समाज शिक्षित होगा, उसको पता पड़ेगा कि छोटा परिवार कितना अच्छा परिवार होता है, वो खर्च करेगा भोजन पर। तो जब भोजन पर करेगा, स्वास्थ्य पर करेगा, तो मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आप समझ रहे हैं, मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जन्म दर तो क्या है, यहाँ पे जन्म दर तो क्या है, उच्च है अभी भी, लेकिन गिरती हुई है, गिरावट आ रही है उसमें। उच्च तो है लेकिन गिरावट आ रही है। लेकिन जो मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर में क्या आ रहा है, उस मृत्यु दर में कमी आ रही है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। यहां पर जन्म दर तो उच्च है, उसमें गिरावट आ रही है, लेकिन मृत्यु दर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और आप सोचे कि जन्म दर तो ज्यादा है अभी भी, हाँ, और लेकिन मृत्यु दर में कमी आ रही है, लोग कम कर रहे हैं, तो यहां पर जो जनसंख्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, यह पूर्व आधुनिक अवस्था है तो इसको हम बोलेंगे आधुनिक अवस्था। यह आधुनिक से पूर्व की अवस्था थी, यह आधुनिक अवस्था है, और इसको बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। विस्फोट की अवस्था क्यों, क्योंकि जन्म दर तो अभी भी ऊंची बनी हुई है, मृत्यु दर में कमी आ गई, लोग मर नहीं रहे, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु नहीं हो रही है, उसी कारण रुकावट हो गई है, तो जन्म विस्फोट ज्यादा हो गया। अच्छा, एक प्रश्न यहां से बनता है, आप सोच सकते हैं कि सर ये देखें कि यहां पर जन्म दर उच्च बन रही है, और हमने कहा नीचे क्यों गिर रही है,
क्योंकि समाज में जैसे जैसे शुरुआत होती है तो पहले वो अपने स्वास्थ्य सुविधा पर खर्च करेगा, लेकिन जब समाज में ये समय बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आगे बढ़ता है, इसके भी अगर हम 3 पार्ट करें, 1 पार्ट और ये अपन पार्ट करते हैं 2 पार्ट, है ना। तो इसमें जब आगे बढ़ेगा यहाँ पर, तब वो क्या करेगा, शिक्षा पर भी खर्च करेगा। अब वो शिक्षा पर खर्च करेगा, जागरूकता पर खर्च करेगा, अपने विकसित होने पर खर्च करेगा, तो वो परिवार का आकार छोटा होगा, यानी जन्म दर में क्या आएगी, गिरावट आएगी। अच्छा, यहां की अगर विशेषता की बात करें, यहां पर क्या करें, अब ग्रामीण नहीं होगा, अब क्या जनसंख्या क्या हो जाएगी, नगरीय होने की लग जाएगी। अशिक्षित क्या हो जाएगी, अब शिक्षित होगी। आपकी जो प्राथमिक कार्य है वो आपके द्वितीयक और तृतीयक कार्य में तब्दील हो जाएंगे, द्वितीयक और तृतीयक कार्य में तब्दील हो जाएंगे। तक स्वास्थ्य सुविधा क्या हो जाएगी, वो भी उच्च हो जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा भी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, और आपकी तकनीक भी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। ठीक है, इसको आप अपने बना सकते हैं, चार्ट के अंदर बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात आप, बिल्कुल समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, समय जैसे बढ़ रहा है वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर देश क्या आएंगे, देखिए यहां पर अगर हम शुरुआत की बात करें, यहां पर तो शुरुआत के अंदर हम बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक देश हैं, अफ्रीका में जो देश हैं वो आएंगे, अफ्रीकी जो देश है वो यहां पर आएंगे। ठीक है, आपके अंदर हम दूसरी बात करें कि हमारा जो श्रीलंका है वो द्वितीय अवस्था में आएगा, लेकिन द्वितीय अवस्था के मध्य में आएगा। ये इस्लामिक देश, अफ्रीकी देश तो शुरुआत में आएंगे, लेकिन श्रीलंका है, आपका पेरू है, आपका चिली है, ये क्या आएंगे, समझिए आप बात को, द्वितीय अवस्था के मध्य में आएंगे, क्योंकि यहां पर मध्य के अंदर अभी भी जन्म दर उच्च बनी हुई है, लेकिन आके गिरावट आ रही है। और आपको पता है कि हमारे अभी जनसंख्या अगर आंकड़े देखेंगे तो हमारी जनसंख्या जो 10 की बढ़ती है 17.64 है, जो अब तक की सबसे कम अब गिरावट आ रही है, किससे, 17 पे गिरावट आ रही है। तो हमारा जो भारत है वो आएगा द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण में, भारत आएगा। ठीक है, भारत के अलावा क्या आएगा इसमें, भारत के अलावा आपके पास चीन आएगा, ब्राजील आएगा, मैक्सिको आएगा। ठीक है, ये आपकी द्वितीय अवस्था हुई। अब आप देखिए यहां से क्या होगा, ये जो आपका जो मृत्यु जन्म दर है वो चल रही है आगे, और मृत्यु दर भी आपस में मिल गई है, मृत्यु दर भी आपस में मिल गई है। तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था, थर्ड अवस्था है। इस थर्ड अवस्था को हम क्या कहते हैं, इसको हम औद्योगिक की अवस्था कहते हैं। यह आधुनिक अवस्था थी, इसको हम औद्योगिक अवस्था भी कहते हैं। इसको हम निम्न स्थायी की अवस्था कहते हैं कि अब निम्न स्थायी आ गया है, निम्न स्थायी आ गया है। और अब क्या हो रही है, जनसंख्या विस्फोट थी, लेकिन अब जनसंख्या में ऋणात्मक कमी आ रही है, यानी अब जनसंख्या क्या हो गई, जनसंख्या में कमी आ रही है। इसको हम देखिए, ध्यान रखना आप, इसको जनसंख्या में कमी आ रही है, इसको ऋणात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को ऋणात्मक अवस्था भी कहते हैं, ऋणात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपकी जो जन्म दर है वो भी क्या हो रही है, निम्न हो गई, कम हो गई है, और आपकी मृत्यु दर भी कम हो गई है। यानी यहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो गई है, कम हो गई है, दोनों क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, क्या फर्क हो रहा है कि जो नगरीकरण है वो उच्च नगरीकरण हो गया है। अब यहां पर उच्च नगरीकरण हो गया है, आपकी शिक्षित है वो उच्च शिक्षित हो गई है। द्वितीयक तृतीयक से आप कौन से व्यवसाय में आ गए हैं, पंचम में आ गए हैं, चतुर्थक व्यवसायों के अंदर आ गए हैं, तकनीक का स्तर भी बहुत उच्च बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या में गिरावट नजर आ रही है, और गिरावट आ रही है तो यहाँ पर फ्रांस के विकसित देश है। जैसे अगर यूरोप की कंट्रियों की बात करें, हम यूरोप की कंट्री की बात करते हैं तो इसमें आएगा आपके फ्रांस आ सकता है, आपकी जर्मनी है, आपके इंग्लैंड है। अगर हम उत्तरी अमेरिका के देशों की बात करें तो इसमें आएगी आपका यूएसए और कनाडा आएगा आपका। अगर हम यहां पर एशिया के देशों की बात करें, एशिया के देशों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएगा जापान और सिंगापुर आएगा, जापान प्लस सिंगापुर, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ले सकते हैं। तो ये 3 चरण हो गए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप
समय के साथ आगे बढ़े। सोच को बताएं कि पहला समय ऐसा था कि हम पूरा आधुनिक अवस्था में थे, जन्म दर हमारी मृत्यु दर दोनों उच्च थी, क्योंकि हमारे पास में कोई भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, रहन सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, समाज भी एक अच्छी प्रगति पर नहीं था, तो उच्च जन्म दर भी था, युद्ध भी हो रहे थे, तो उच्च जन्म दर था, लेकिन मृत्यु दर भी युद्ध के कारण, अकाल के कारण, महामारी के कारण ज़्यादा हो रही थी। जनसंख्या स्थिर थी, व्यक्ति समाज जो था वो ग्रामीण था, अशिक्षित था, नगर कुछ नहीं था, तकनीक कुछ नहीं थी। समय समय जैसे यहाँ से समय आगे बढ़ता है, हम इस अवस्था के अंदर आते हैं। इस अवस्था में जन्म दर तो अभी भी उच्च बनी हुई है, क्योंकि हमने पैसा खर्च किया है, वो अपने स्वास्थ्य पे क्या, तो मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। थोड़ा आगे चलते हैं तो जन्म दर में भी गिरावट आ रही है, मृत्यु दर तो गिरी है ये। तो इसके भी 3 चरण बताए मैंने। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में इस्लामिक देश है, मध्य में श्रीलंका, पेरू, चिली है, और तृतीय में भारत और चीन आ गए। अंतिम अवस्था, इसको निम्न स्थायी की अवस्था कहते हैं। जन्म दर कम है, मृत्यु दर भी कम है, दोनों मिल गई है, और इसमें अपने यूरोप, एशिया, जर्मनी, ये अपने देश आ रहे हैं, और भारत अब धीरे धीरे तृतीय अवस्था के अंदर आएगा, आने वाला है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा होगा। अगर ये परीक्षा में आता है तो आपको ये जो अगर डायग्राम है ये आपको बनाना पड़ेगा। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये आपको बनानी पड़ेगी। आप बिल्कुल इसको पैरेलल करके कर सकते हैं। ग्रामीण, नगरीय, उच्च नगरीय, अशिक्षित, शिक्षित, उच्च शिक्षित, आप कर सकते हैं प्राथमिक कार्य, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए। स्वास्थ्य कम है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा है, ठीक है। 200 वर्ष के विश्व के सभी देश आ गए। जन्म दर का भी अंतर दे सकते हैं। अगर ये इसके अंदर अंतर आ जाए तो आप बाई चार्ट के हिसाब से भी आप इसमें आंसर दे सकते हैं कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। एक में आप शिक्षा ले सकते हैं, एक में आप ग्रामीण स्तर ले सकते हैं, एक में आप तकनीक ले सकते हैं, एक में स्वास्थ्य ले सकते हैं। इस तरीके भी इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आपको मैंने बताया ब्लेकर ने 5 बताई है। ब्लेकर ने जो 5 बताई है वो समझ में आ गया, आप देख रहे हैं। हाँ, ब्लेकर ने जो 5 बताई है वो हम देखते हैं। ब्लेकर महोदय ने जो 5 बताई है वो हम देखते हैं। आपके इसमें एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, जन्म दर के आधार पर चर्चा करना चाहूंगा। इन्होंने क्या बताया कि 5 अवस्थाएं बता दी, 1, 2, 3, 4 और 5। इन्होंने क्या बताया कि जो पहले अगर शुरुआत की बात करें तो यहां पर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर वो दोनों ही क्या है, उच्च है। दोनों ही क्या है, उच्च है। और फिर जो जनसंख्या है वो कैसी है, स्थिर है। जनसंख्या कैसी है आपकी, स्थिर है। फिर क्या है, जो इन्होंने बताया कि जन्म दर तो क्या है, अभी भी उच्च है। दूसरी के अंदर जो 3 चरण की उसको आप बांट लेंगे तो 5 हो जाएंगे आपके। जन्म दर तो उच्च है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो क्या हो रही है, गिर रही है, गिरावट है। मृत्यु दर में गिरावट है। मृत्यु दर में क्या हो रही है, गिरावट है। तो यहां पर क्या हो रही है, तीव्र जनसंख्या विस्फोट हो रही है। जनसंख्या में क्या है, यहाँ पे विस्फोट है। जनसंख्या में विस्फोट है। जो आपकी तीसरी अवस्था हो रही है उसमें कम होती हुई जनसंख्या हो रही है। जनसंख्या में क्या आ रही है, कम। उच्च तो है लेकिन जनसंख्या क्या, सॉरी, जन्म दर क्या हो रही है, कम। जन्म दर कम हो रही है। और आपकी जो मृत्यु दर है वो क्या हो रही है, न्यून हो रही है। मृत्यु दर क्या हो रही है, न्यून हो रही है। मृत्यु दर न्यून हो रही है। और जो यहाँ पर जनसंख्या की जो विशेषताएं बात करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे धीमी जनसंख्या है। जनसंख्या क्या हो गई, धीमी आ गई है। धीमी यानी गिरावट आ गई है, धीमी जनसंख्या हो गई है तीसरे के अंदर। तीसरे में क्या हो गई है, धीमी जनसंख्या हो गई है। चौथी में क्या हो गया है कि जन्म दर भी क्या हो गई है, निम्न हो गई है। मृत्यु दर भी क्या हो गई है, दोनों ही निम्न हो गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या, निम्न हो गई है। और यहां पर क्या है, अगर आप बात करेंगे जैसे ये आपकी धीमी जनसंख्या है, या आप बात कर सकते हैं कि ये भी क्या हो गई, धीमी। जैसे इसको हम बोलते हैं कम होती हुई जनसंख्या कह सकते हैं। तो ये हो गई आपकी धीमी जनसंख्या हो गई है, या क्या हो गई है, धीमी जनसंख्या हो गई है। ठीक है। और अगर आखिरी के अंदर बात करें तो दोनों ही क्या हो गई है, बराबर हो गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो गई है, इसमें बराबर हो गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो गई है, बराबर हो गई है। और यहाँ पर जनसंख्या कैसे हो गई, ऋणात्मक हो गई है। ये जनसंख्या की ऋणात्मक अवस्था है, ऋणात्मक अवस्था है। और ये जो ऋणात्मक अवस्था कहा है, ये कहा है क्लार्क महोदय ने। क्लार्क महोदय ने 5वीं जो अवस्था बताई है उसको ऋणात्मक अवस्था बताया। ये आप याद कर सकते हैं वैसे तो। और इन्होंने आगे हम बात करें, इन्होंने बताया है कि 1999 के अंदर, अगर हम बात करें 1999 के अंदर भारत जो था वो तीसरी अवस्था में था।
मैंने आपसे कई बार जिक्र किया होगा कि अगर हम 5 के हिसाब से करें तो भारत तीसरी अवस्था में आता है, लेकिन ये मैं आपको समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के बुक्स में दूसरी अवस्था दे रखी है, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर जो एनसीईआरटी में जो 3 अवस्था दे रखी है उसमें ही तीसरी अवस्था को 2 भागों में बांटकर आगे बांटकर उसको 5 अवस्था कर दिया गया है। तो आप, क्योंकि मैंने बताया था दूसरी अवस्था के अंतिम चरण में है भारत, याद है ना, तो वो तीसरी अवस्था में है और उसमें कहा है कि 2021 तक भारत कहाँ आ जाएगा, चौथी अवस्था में आ जाएगा। इसके हिसाब से ये ब्लेकर महोदय के हिसाब से, अगर आप एमए और बीए के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये चीजें, और क्लार्क ने इसे अंतिम ऋणात्मक अवस्था कहा है। यहाँ पर बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है और आपके आइसलैंड है, वो देश इसमें आते हैं, 5वीं अवस्था में आते हैं। तो आपने ये जलान के संक्रमण सिद्धांत पढ़ा। इसमें आपको बताया मैंने कि यहाँ पर आपके थॉमसन ने, नॉटिस्टन ने दिया था, 1928 से 45 में संशोधन किया था, उनको जनक माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के आधार पर बताया था। उन्होंने बताया कि कोई भी क्षेत्र, कोई विशेष कोई समाज है, अगर वो शिक्षित से अशिक्षित से शिक्षित होता है, ग्रामीण से नगरीय होता है, और अगर जन्म दर, उच्च दर आपकी अगर उच्च है उससे कम होती है, तो वो जो पूरा परिवर्तन है वो जनान के संक्रमण सिद्धांत में आता है। 3 अवस्था है, 3 अवस्था में विस्तृत चर्चा करी, ब्लेकर महोदय ने 5 अवस्था बताई। तो आप ये जनान के संक्रमण सिद्धांत समझ गए होंगे। अब इसी के साथ में मैं तीसरा, अगला जो लास्ट टॉपिक है वो भी लेना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। इसके अंदर क्या है कि हम जनानकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ लिया, हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार जनसंख्या जो बढ़ रही है उसमें किस प्रकार उसको रोकने के क्या उपाय हैं। आपकी किताब में एक विद्वान है, अगर आप पढ़ेंगे, उनका केवल नाम दे रखा है मोल्थस। क्या नाम दे रखा है? मोल्थस। और आप कहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, उसे मोल्थस का नाम है। लेकिन जब नाम आ गया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझसे उस सिद्धांत के बारे में बताऊं। तो उसमें एक विद्वान है मोल्थस, उनका है जनसंख्या सिद्धांत। मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मोल्थस महोदय हैं, देखिए कोई भी अगर विद्वान होता है, भूगोलवेत्ता होता है, वो कोई भी सिद्धांत देता है तो सिद्धांत को देने से जो उस वक्त की वर्तमान परिस्थिति होती है, उस वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से उस सिद्धांत को देता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में उस सिद्धांत की उपयोगिता खत्म हो जाए, लेकिन उस वक्त उस परिप्रेक्ष्य में वो अच्छा सिद्धांत था। तो हम इसकी बात करेंगे कि सिद्धांत उस वक्त कैसे था, बाद में आगे इसकी उपयोगिता कैसे कम हुई, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये सिद्धांत मोल्थस ने दिया 1779 में दिया, 1779 में के अंदर इन्होंने सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत था, एक इनका निबंध था कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक कोई निबंध था, जैसे अपन निबंध लिखते हैं, उस निबंध में उन्होंने सर्वप्रथम इस सिद्धांत की व्याख्या की। पॉपुलेशन निबंध में इस जनसंख्या सिद्धांत की, जनसंख्या सिद्धांत दिया। किसने दिया? मोल्थस ने दिया। इन्होंने क्या बताया, देखो बड़ा इन्होंने रुचिकर इंटरेस्टिंग चीज बताई। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर हम शुरुआत करें तो वहां पर 2 फैक्टर के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक तो काम करेगा संसाधन, बड़े ध्यान से समझना आप, और एक करेगा जनसंख्या। यहां पर इन्होंने, मैंने आपसे पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जिम्मर महोदय ने संसाधन बताया कि संसाधन, प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के उपयोग में काम आती है वो संसाधन है। लेकिन मोल्थस ने बताया कि संसाधन, यहां पर उन्होंने बात करी, वो उन्होंने बात करी खाद्यान्न से, कि संसाधन क्या लिया उन्होंने? खाना, भोजन, संसाधन खाद्यान्न लिया। और जनसंख्या तो थी, तो उन्होंने बताया कि किसी भी अगर क्षेत्र की शुरुआत होती है, किसी देश की शुरुआत होती है, समाज की शुरुआत होती है, तो वहां पर जो संसाधन होते हैं, वो संसाधन में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? अनुपातिक रूप से बढ़ती है, यानी समांतर रूप से बढ़ती है, अनुपातिक वृद्धि होती है, अनुपातिक वृद्धि होती है। बड़े ध्यान समझ लेना आप इसको। और जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो गुणोत्तर रूप से होती है। उनका विचार सुनिए आप, धीरे धीरे हम आगे पॉइंट में पूछेंगे कि कैसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनुपातिक वृद्धि कैसे होगी कि पहले मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ अपन बात करते हैं कि परिवार है, उस परिवार के अंदर मान लीजिए 1 रोटी है एक दिन की, तो 1 है, फिर बाद में बढ़ेगी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे चलते हुए 5 होगी, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होगी, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है,
ठीक है। फिर उसके बाद में आपके जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, इस तरीके से वृद्धि होगी। तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 साल में तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 या 8 है, अभी तो कम लग रहा है। बाद में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा उस समाज के अंदर, तो वो कहते हैं कि 200 वर्ष पश्चात, कितने समय पश्चात, 200 वर्ष पश्चात जो ये अनुपात है संसाधन और या खाद्यान्न की बात करें हम सीधे कि खाद्यान्न और जनसंख्या में जो अनुपात है वो हो जाएगा। यहां पर जैसे हम बात करें 9:256, उन्होंने पहले जनसंख्या को लिया, तो हम जनसंख्या ले लेते हैं। जनसंख्या और खाद्यान्न में जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 256:9, यानी 9 लोगों क्या नाम जनसंख्या तो 256 होगी, ये मान लीजिए परिवार में रोटी 9 है, हाँ, इस तरीके से। तो ये जो स्थिति आ जाएगी बहुत भयानक स्थिति आ जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि 25 वर्ष के अंदर उस क्षेत्र की जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने सिद्धांत में कहा। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि होगा क्या, उन्होंने बताया कि इसमें 3 अवस्था आएगी। 3 अवस्था क्या आएगी, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। 1779 में प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन निबंध में उन्होंने सिद्धांत दिया, खाद्यान्न और संसाधन जनसंख्या को लिया, संसाधन में खाद्यान्न को लिया। खाद्यान्न बताया कि अनुपातिक वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा 3 अवस्था आती। 3 अवस्था क्या आएगी, देखिए आप। उन्होंने कहा कि प्रथम अवस्था जो होगी, यानी इन्होंने बताया कि इसमें 3 अवस्थाएं काम करेगी। 3 अवस्था काम करेगी किसमें, जनसंख्या जो ये बढ़ेगी तो 3 अवस्था काम करेगी। पहले में तो क्या होगा कि जो खाद्यान्न होगा शुरुआत में वो ज्यादा होगा जनसंख्या से, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो समस्या नहीं, आराम से है। दूसरी में क्या होगा कि खाद्यान्न जब अनुपातिक रूप से बढ़ेगा, जनसंख्या गुणोत्तर रूप से बढ़ेगा, तो खाद्यान्न और जनसंख्या दोनों बराबर हो जाएगी। यहां भी ठीक है। लेकिन जो तीसरी अवस्था आएगी, ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आएगी। यहां खाद्यान्न से जनसंख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। खाद्यान्न से क्या हो जाएगी, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर सोचने वाली बात है, अब होगा क्या, अब जब खाद्यान्न से जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तब तो फिर वहां भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लोगों में भुखमरी आ जाएगी, हाँ, लोग अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। तब होगा क्या, तब उन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के उन्होंने 2 उपाय बताए कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या का जो नियंत्रण होगा, उन्होंने बताया उनके अनुसार 2 उपाय होंगे, 1 और 2। जो पहला जो उन्होंने उपाय बताया वो उसका मतलब था, उसको बोलते हैं निवारक उपाय। निवारक उपाय क्या बताया, निवारक उपाय। निवारक उपाय क्या, कि उस वक्त क्या निवारक है, निवारक उपाय क्या होंगे, कैसे किया जाएगा कि देरी से विवाह किया करेंगे जिससे जनसंख्या में कमी आ जाए, हाँ, थोड़ी जागरूकता फैलाई जाएगी, हाँ, थोड़ा आत्म संयम किया जाएगा जिससे छोटा परिवार हो, हाँ, ये निवारक उपाय किए जाएंगे। वो आगे और कहते हैं कि अगर ये निवारक उपाय से भी अगर जनसंख्या में कमी नहीं आती है तो फिर होगा सकारात्मक उपाय। उनके लिए वो चीजें सकारात्मक थी। और सकारात्मक उपाय कौन लेकर आएगी, सकारात्मक उपाय लेके आएगी प्रकृति। कौन लेकर आएगी, प्रकृति। और क्या करेगी, वो अकाल आएगा, महामारी आएगी या फिर युद्ध आएगा। इसके कारण फिर जनसंख्या वापस संतुलित हो जाएगी। उन्होंने बताया अगर प्रथम से नहीं होगा तो इससे होगा, और जनसंख्या वापस उस रूप में आ जाएगी, कम आ जाएगी, और पुनः हम प्रथम अवस्था में आ जाएंगे। पुनः हम कहाँ आ जाएंगे, प्रथम अवस्था में आ जाएंगे, जहाँ खाद्यान्न जनसंख्या से ज्यादा होगा, और फिर वापस वही हमारा सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। लेकिन देखिए, हर सिद्धांत होता है उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। यहां पर सिद्धांत की आलोचना हुई, समझिए आप, यहां सिद्धांत की आलोचना हुई। पहली आलोचना क्या थी, बात को आप सिद्धांत समझ गए। आप पहला संसाधन जनसंख्या को लिया। संसाधन में देखो, रटना नहीं है आपको, चीज को समझना है, रटना नहीं है कि आप खुद सोचिए क्या हो रहा है। संसाधन तो अनुपातिक रूप से बढ़ रहे हैं, खाद्य जनसंख्या गुणोत्तर से बढ़ रही है, होगा यही कि जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, खाद्यान्न कम हो जाएंगे। 3 अवस्था, बिल्कुल, खाद्यान्न ज्यादा, जनसंख्या कम। और उसके बाद में निवारक उपाय आपने देख लिए कि पहला तो आपकी इच्छा से कमी होगी, देरी विवाह से, और फिर नहीं तो प्रकृति कम करेगी, है ना, और कम करेगी तो हम पुनः पहली अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन इसमें यहां पर कुछ कमियां बताई। कमियां क्या बताई, शुरुआत कैसे होती है, तो वो शुरुआत, क्योंकि ये सब सिद्धांत यूरोपियन कंट्री में दिए, कि यूरोपीय देशों में देखा, शुरुआत में देखा कि वहां जनसंख्या क्या थी,
जनसंख्या ज्यादा थी और संसाधन कम थे, जनसंख्या ज्यादा थी और संसाधन कम थे। तो कहा, शुरुआत में तो कहा कि सिद्धांत हाँ ठीक है, सिद्धांत लागू हो गया है, समझ रहे हैं आप, सिद्धांत लागू है। लेकिन होता क्या है, यूरोपियन कंट्री है, वहां तकनीक है, तो उन्होंने क्या किया, संसाधनों तकनीक के माध्यम से, है ना, या फिर आप ये मान लीजिए तकनीक के माध्यम से या फिर कोई क्रांतियों के माध्यम से संसाधनों को, या आयात के माध्यम से, है ना, यहाँ पर संसाधन का मतलब क्या है, खाद्यान्न, खाद्यान्न है केवल, उसके माध्यम से संसाधनों को बढ़ा लिया। तो इनका सिद्धांत फेल हो गया। इन्होंने तो क्या कहा था कि हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना है, संसाधन का तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उसमें यूरोप में क्या हुआ, संसाधन में क्या हुआ, संसाधन के अंदर जब कमी आई, खाद्यान्न में कमी आई, तो तकनीक के माध्यम से, आयात के माध्यम से, क्रांतियों के माध्यम से, हरित क्रांति भारत में आई, उसे संसाधन को बढ़ा लिया गया, तो सिद्धांत विफल हुआ। तब यहां पर विद्वानों ने सोचा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों विफल हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि पहली बात में क्या कमी हुई, उन्होंने बताया कि देखो 25 वर्ष में कोई भी क्षेत्र की जनसंख्या दुगुनी नहीं हो सकती। पहली चीज तो उन्होंने बताई कि 25 वर्ष में कोई भी संख्या दुगुनी नहीं हो सकती। दूसरा उन्होंने बताया कि जो खाद्यान्न की समस्या है उसको हम आयात के द्वारा या फिर तकनीक के द्वारा हल कर सकते हैं। ये भी कमी हो गई। इसको मतलब इसको खारिज करने के बता रहा हूं मैं कारण, खारिज करने के कारण आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा उन्होंने बताया कि जनसंख्या में कोई, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जनसंख्या के अंदर गुणोत्तर जैसे ये, और खाद्यान्न में अनुपातिक वृद्धि नहीं होती है, जैसा उन्होंने बताया। देखो जब कमियां आती है तो हर व्यक्ति कमियां ढूंढता है। एक छोटी सी किसी में कहानी थी, उसने बताया कि कुछ व्यक्तियों को लेकर आए और उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा सा ब्लैक बोर्ड था, वाइट शीट थी, और वहां पर किसी ने क्या काला डॉट लगा दिया ऐसे ऐसे करके, और पूछा सभी से कि आपको क्या दिख रहा है, तो किसी को पूरा वो वाइट बोर्ड नहीं दिखा, केवल वो ब्लैक डॉट दिखा, यानी कमी दिखी। तो जब ये सिद्धांत चल रहा था ठीक था, लेकिन जब कमी आई तो लोगों ने कमियां 25 वर्ष में दुगुनी नहीं होती, खाद्यान्न की समस्या को हल कर सकते हैं, जनसंख्या आयात और निर्यात में भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का जो सबसे मेजर कारण था, और वो सही भी था, कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है, देरी से विवाह, जागरूकता और आत्मसम्मान से, आत्मसंयम से हो सकता है। नहीं, उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीकों से भी जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, वैज्ञानिक तरीकों से भी जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। यानी उन्होंने जो वैज्ञानिकता को नजरअंदाज किया, वहां पर भी इस सिद्धांत के बारे में बताया गया। ठीक है, सिद्धांत विफल हो गया, सिद्धांत के बारे में इसकी प्रायिकता कम हो गई। यहीं तक आपके कोर्स में है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक आगे बताना चाहूंगा बेटा कि सिद्धांत भी विफल हो जाता है। लेकिन सन 1948 में एक महोदय आते हैं, उनका नाम है 1948 में एक महोदय आते हैं, उनका नाम है बोवेट महोदय। और इन्होंने जो सिद्धांत, इसी सिद्धांत को वापस कहा कि नहीं, ये सिद्धांत क्या है, सही है। और ये सिद्धांत सही है, क्यों कहा समझिए आप। इन्होंने कहा कि वाकई में देखा गया, जब मनुष्य विकास कर रहा है और विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, हाँ, या फिर जैसे ओजोन की समस्या हो रही है, या फिर आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हरित गृह प्रभाव हो रहा है, ये क्या है, इससे जनसंख्या में वापस कमी आ रही है, जो आपके सकारात्मक उपाय हैं। तो बोवेट महोदय को लगा कि माल्थस ने जो कहा था, माल्थस ने तो 1779 में कह दिया था, उसके बाद में 1948 में बोवेट महोदय ने कहा कि जो कहा है वो ठीक लग रहा है, इससे कमी आ रही है। हाँ, तो इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने कहा कि 1948 में बोवेट महोदय ने कहा कि सिद्धांत नहीं, इसको खारिज नहीं कर सकते। तो इन्होंने पुनः सिद्धांत को थोड़ा संशोधन किया, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं हम नव माल्थसवाद सिद्धांत। नव माल्थस, क्योंकि माल्थस के नाम से था, माल्थसवाद सिद्धांत कहते हैं। क्यों उसमें आया, समझ गया? क्योंकि जब पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन, अब अभी चलो आपका अभी को उदाहरण देते हैं, आप समझते हैं। अगर हम बात करें कोरोना, तो एक कोरोना जो बीमारी है, उसके कारण बताइए जनसंख्या में नियंत्रण आया नहीं है। इसी की कल्पना उस वक्त किसने की थी? माल्थस ने की थी, कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति खुद आपको इन तकनीकों से रोक सकती है। तो इस कारण ही इन्होंने वापस सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अंदर जैसे एक वैज्ञानिकों का, भूगोलवेत्ताओं का एक वो है, ग्रुप है, जिसको बोलते हैं क्लब ऑफ रोम, यानी यूरोप के जो भूगोलवेत्ता उनका ग्रुप है, उनकी पुस्तक है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। इनकी किताब है लिमिट्स
मैं सोच रहा हूँ कि आपके 12 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये मैं चीज़ अलग से बता रहा हूँ, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अलग से बता रहा हूँ। लिमिट्स टू ग्रोथ ये इनकी किताब है। इस पुस्तक में इस सिद्धांत को, नव मार्गदर्शन सिद्धांत को, या जो मार्गदर्शन सिद्धांत को पुनः शामिल किया और ये बात कहा, इसको हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते, इस सिद्धांत को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। तो ये आपकी किताब में देखा है कि जनसंख्या नियंत्रण को उपाय कैसे कर सकते हैं। तो उपाय का यही बताया, उसमें मार्क्स का बताया था, इसलिए मैंने इसको लिया है। अगर किताब में अगर मार्क्स के बारे में पूछते हैं तो ठीक है, अगर मैं मार्क्स का नाम आता है तो आपको इतना नहीं लिखना, आपको लिखना है कि ये सिद्धांत कब आया, इस सिद्धांत के अंदर इसमें अनुपातिक वृद्धि होती है, गुणोत्तर वृद्धि होती है। आपको अगर नहीं लिखना हो तो आप चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। आपने लिख दिया संसाधन एरो अनुपातिक, 200 वर्ष में, 25 वर्ष में, ये दुगनी लिखी और फिर आपने अवस्था बताई, बस ये चीज आपकी समझ के लिए है। और फिर बाद में आता है जनसंख्या नियंत्रण में किस प्रकार कमी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में कैसे कमी कर सकते हैं। देरी से विवाह है, सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नौकरियों में 2 जो संतान की बाध्यता है, इसके कारण भी हम परिवार को छोटा कर सकते हैं। मतलब, और आजकल के जहाँ तक आप समझते हैं कि लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वहाँ पर भारत भी जनसंख्या नियंत्रण की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर अब इस दशक के अंदर जनसंख्या हमारी 10 की वृद्धि 17.64 हो रही है और धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन उसमें गिरावट दर जा रही है। ठीक है बेटा, तो हमने आज पढ़ा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा, आपको समझ में आया होगा, समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। और आज हमने पढ़ा मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो बेसिक जो था वो जनसंख्या नियंत्रण को कैसे क्या आता है वो था। आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इनके नोट्स बनाइए, इनको लिख लीजिए। आप इनको पोज करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझ भी सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे वाले किसी भी एग्जाम में। अगर आप आगे भी एग्जाम देते हैं, अगर लेक्चरर का या किसी का भी एग्जाम देते हैं, वहाँ भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ओके, आप पढ़िए, इसी तरह के मेरा साथ देते रहिए। उम्मीद है मैं भी आपके जोश के साथ में आगे बढ़ता रहूँगा और आपके साथ रहूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।